नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर हमला करने के का 1 साल पूरा हो जाएगा। लेकिन साल पूरा होने से पहले वैसा ही एक बड़ा हमला ईरान ने इजराइल पर कर दिया। हालांकि इजराइल का दावा ये है कि जो ईरान ने हमला किया है उसमें वैसा कुछ नुकसान नहीं होने पाया है जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने किया था, और उसमें लगभग 1200 लोग एक बार में और कुल मिलाकर के 2000 के आसपास और लोग, कुल मिलाकर के 3-3,500 लोगों के मारे जाने की, इजरायलियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। अब कल यानी 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 180 से 200 के बीच मिसाइल्स फायर की, और इस मिसाइल के द्वारा इजराइल पर हमला किए जाने को ईरान ने जो 2 बड़े आतंकवादी मारे गए हैं उनका बदला बताया जा रहा है। ये 2 कौन लोग थे? ये थे हसन नसरुल्ला, जिनका जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं, और इस्माइल हानिया, जिनका जुड़ाव हमास से है। अब ये जो हसन नसरुल्ला हैं, ये इनकी मौत और इस्माइल हानिया, इनकी मौत का बदला बताया जा रहा है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है ये कि हसन नसरुल्ला और इस्माइल हानिया की मौत का बदला लिया जा रहा है, तो क्या ये लोग जिनकी बदले की बात कर रहे हैं उसका ईरान से क्या लेना देना है? क्या ईरान इन आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी है और किस नाते खड़ी है? सबको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इजराइल पर जो ईरान ने हमला किया है, इसके पहले इजराइल लगातार ईरान के टेरिटरी में जहाँ भी ये लोग छिपे हुए हैं, बंकर बना करके रह रहे हैं, जिस तरह के हैं। अब जैसे जो हिजबुल्लाह पर आक्रमण हुआ था, जो हिजबुल्लाह के लोग मारे गए थे, जिसमें हसन नसरुल्लाह की बात करें तो जो हसन नसरुल्लाह की मौत हुई है, उसमें जिस तरह से अमेरिकी F-35 का इस्तेमाल करके और लगभग 10 टन का बम, जो बंकर तोड़ने वाला बम होता है, वो बंकर में छिपे हुए 60 फीट के नीचे जो हिजबुल आतंकवादी छिपा हुआ था हसन नसरुल्लाह, उसको टारगेट करके और बड़े प्रिसिशन के साथ मारा उन्होंने। और दूसरा जो बड़ा आक्रमण हुआ था पेजर अटैक के माध्यम से किया गया। पेजर से लगभग 3000 पेजर्स ब्लास्ट हुए थे, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। उसके अलावा जो और एक अटैक हुआ था जिसमें लगभग 1000 से ज़्यादा टारगेटेड टेररिस्ट को, जो हिजबुल्लाह से जुड़े हुए या हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मार दिया गया था। अब इसमें इन सब उसके बाद जो इजराइल पर अटैक हुआ है, उसके बाद लगातार ईरान की आलोचना हो रही है कि ईरान ने वॉर को एस्केलेट कर दिया है। इजराइल का हमेशा से अपना स्टैंड ये रहा है कि वो अपने खिलाफ जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ है, उस हमले से या आतंकवाद को उस इलाके में ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है। और उसका ये कहना है कि जो हमास ने जिन इजरायली को लगभग साल भर से बंधक बना करके रखा, पहली शर्त ये है कि उनको छोड़ दिया जाए। उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? ये आतंकवादी संगठन उनको क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? और लगातार ये कहा जा रहा है कि
इज़राइल सीज़ फायर करे। इज़राइल का कहना है कि आप आतंकवादियों जो जिन लोगों को बंधक बना करके रखा गया है उनको छोड़ा जाए, उसके बाद बात कोई आगे बढ़ेगी। अब इस पूरे मामले में एक तो ये कि जितनी भी डेमोक्रेसी है पूरे विश्व भर में, चाहे उसमें आप अमेरिका की बात करें, जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ये सारे के सारे लोग इस हमले की निंदा कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और ईरान की आलोचना कर रहे हैं। अब इसमें जो इज़राइल को अमेरिका लगातार हर तरह से, न केवल मॉरली, फाइनेंशियली और आर्म एंड एम्यूनिशन से सपोर्ट कर रहा है, ये मतलब इसमें कोई वो बात नहीं है। और अभी 2 दिन पहले अमेरिकी जो अमेरिका का प्रशासन है, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान इस मामले में कूदता है और युद्ध को एस्केलेट करने की कोशिश करता है तो अमेरिका सीधे तौर पर इराक पर हमला कर सकता है। और ये उस परिस्थिति को लगभग ईरान ने पैदा कर दिया है जब इस वार में ईरान के खिलाफ जो पहले से ही अमेरिकी सैंक्शन झेल रहा है, अमेरिका कूद जाए। और अमेरिका ने एक छोटा मोटा वो भी किया था जिसमें वो ईरान में नहीं था, लेकिन वो सीरिया में एक टेररिस्ट उस पर हमला किया था। तो वो इस जो आतंकवाद की अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, तो ये जो आतंकवाद की लड़ाई है इसके खिलाफ ईरान द्वारा इज़राइल पर आक्रमण करने के बाद अब अमेरिका को इस बात का बहाना मिल जाएगा कि वो अमेरिका को टारगेट करे और अमेरिका ऐसा करेगा जिससे कि ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात कही जा रही है वो उसको जो हमेशा यूएस कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई जारी रखेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से यूएन ने या यूएन की संस्था ने जो ईरान ने अटैक किया है उसका विरोध नहीं किया है, उसके बाद इज़राइल ने जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं उनको तेल अवीव उनकी आने की जो थी उस पर सीधे उनको मना कर दिया कि ही इज़ नॉट वेलकम, ही इज़ पर्सोना नॉन ग्राटा फॉर इज़राइल। लेकिन दूसरी तरफ ये जो लोग ईरान के साथ या फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, वो ये जो हमें इज़राइल जो आक्रमण कर रहा है या इज़राइल जो आतंकवादियों के खिलाफ उसका कैंपेन लगभग साल भर से चल रहा है, उसको जुडिशियल किलिंग का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की बात कर रहे हैं कि ये जो है ये इज़राइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहा है। लेकिन उनके पास जब उनसे ये काउंटर क्वेश्चन किया जाता है कि जो 7 अक्टूबर को किया गया वो क्या प्रोवोक था, वो अनप्रोवोक था, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता है या उस पर कोई बात क्यों नहीं करता है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। अब ये जो इन सब के बीच जो ये सारा का सारा मसला है, इन सब के बीच निश्चित तौर पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से मतलब इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर उनका न केवल सपोर्ट किया था और बल्कि उन्होंने बोला कि इस लड़ाई को मतलब ये उस लड़ाई में भारत इज़राइल के साथ है और भारत टैसिटली हर तरह से इज़राइल की मदद कर रहा है, ये जानते हुए बल्कि जिस तरह से चाहे वो चाइनीज़ इनकर्जन की इंटेलिजेंस इनपुट हो, चाहे वो कारगिल के समय जब भारत पर सैंक्शन था तो आर्म एंड एम्यूनिशन के उसमें सपोर्ट करने का, या
370 के बाद जो टेररिज्म के खिलाफ जो भारत की लड़ाई थी उसमें मदद करने की बात हो, उस सब सारी परिस्थितियों में इज़राइल भारत के साथ लगातार खड़ा रहा है। तो भारत के लिए ये पेबैक टाइम है और भारत मजबूती के साथ कम से कम परसेप्शन के हिसाब से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो जोड़ देने वाली बात है कि जो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो ये बात लगातार कहते रहे हैं कि भारत को इज़राइल के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, भारत को इज़राइल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ या ईरान के ख़िलाफ़ या बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उन सब को देखते हुए फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन इन सब को देखते हुए भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो न केवल बैलेंस है, भारत लगातार ये कहता रहा है कि वो वार नहीं चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका ओपिनियन साफ है, इसलिए कि ईरान या जो फ़लस्तीन का नेबरहुड है वो कमोवेश भारत का जो नेबरहुड है वैसा ही है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 7 अक्टूबर को इज़राइल ने झेला, उस तरह का टेररिज्म भारत लंबे समय से 25-30 साल से झेल रहा है। और जब भारत इन सब मामले में इस तरह की परिस्थितियों को डील करने में अलग थलग पड़ा हुआ था, उस सब विषम परिस्थितियों में भारत के साथ इज़राइल बहुत मजबूती के साथ कर रहा है। तो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का इज़राइल एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो ये है। और दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें, ईरान से निश्चित तौर पर तेल बहुत कंसेशनल रेट पर, जब उसके ऊपर सैंक्शंस नहीं थे तब मिलता था, लेकिन ट्रेड के आगे सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है और भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है तो ईरान बिना फैक्ट्स को चेक किए, बिना जांच परख किए हुए कि क्या स्थिति है भारत में, वो इस तरह की बयानबाजी करता है कि भारत में माइनॉरिटीज़ के हक और हुकूक कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। इसमें दूर दूर तक इसमें सच्चाई का कोई अंश या कोई सच्चाई की कोई बात नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है जिसको जो निश्चित तौर पर भारत को ना तो पसंद आया था और भारत ने इस मामले में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रखते हुए ईरान को जवाब दिया था। मैंने जैसा पहले बताया कि जो इज़राइल जो है वो टारगेटेड ग्रुप की बात कर रहा है कि ये जो आतंकवादी संगठन है ये उनको इज़राइल टारगेट कर रहा है। और अब जो परिस्थितियां हैं उसमें दिख रहा है कि अगर ये फुल फ्लेजेड वॉर का रूप नहीं देता है फिर भी टारगेटेड किलिंग्स बहुत होंगी। और इज़राइल का हमेशा से दावा ये रहा है कि वो हमास पर, जो हमास के हाइडआउट्स हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो चाहे बंकर्स में हो, उन पर अटैक करता है। वो हिजबुल्लाह के जो आतंकवादी हैं उन पर आक्रमण करता है। वो हुतीज़ के ख़िलाफ़ अपने कैंपेन चलाता है। और इज़राइल ने ये भी कहा था कि लिमिटेड जो है वो वॉर जो है वो ग्राउंड पर भी वो कर सकता है, बहुत सारे ऐसे जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनके खिलाफ। अब ये दो बड़े आतंकवादियों को मारा जाना, हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया, ये निश्चित तौर पर जो आतंकवादी संगठन है उनके लिए बड़ा झटका था। और एक और जो अब्बास नेल्फसन हैं, जो ये ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उसके प्रमुख हैं, इनका मारा जाना भी ईरान को
नागवार गुजरा था, और इसलिए भी ईरान बहुत दिन से ताक में था कि किस तरह से वो इज़राइल पर आक्रमण करे। एक लेकिन जो भारत की दृष्टि से जो बड़ी बात है जिसको ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, इज़राइल में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ अमेरिका में चुनावों के दौरान भी दो के दोनों, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, दो के दोनों कैंडिडेट्स पूरी तरह से जो सरकार की, जो अमेरिका की पॉलिसी है इज़राइल को लेकर के या आतंकवाद को लेकर के, उसमें एक आवाज़ में बोलते हैं। वो एक मतलब दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दे आर ऑन द सेम पेज, एक तरह की बात करते हैं। भारत में इसका उल्टा है। भारत में एक बड़ा वर्ग है जो इन संगठनों के साथ, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूती हो, इनके साथ कई मामलों में नज़र आता है, और वो इज़राइल को टारगेट करता है। जैसे भारत में बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए, और अब जब ईरान ने अटैक किया तो उस पर खुशी मनाई जा रही है। तो ये एक बड़ा वो है। तो जो पेजर ब्लास्ट में लगभग 3000 पेजर ब्लास्ट हुए थे, जो निश्चित तौर पर, चाहे ये पेजर ब्लास्ट हो, चाहे दो के दोनों जो बड़े हसन नसरुल्लाह या इस्माइल हानिया या अब्बास नलफसमन की, ये इन लोगों की किलिंग्स में निश्चित तौर पर जो इज़राइली इंटेलिजेंस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और बड़े प्रिसिशन के साथ, मतलब इसमें मिस्टेक की कोई संभावना नहीं दिखी, और उन्होंने बड़े प्रिसिशन के साथ इसको अंजाम दिया। जो पूरा का पूरा मामला है आतंकवाद को लेकर के, ये लंबी लड़ाई है। इज़राइल भी उस लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहा है। भारत भी लगभग 4 दशकों से इस लड़ाई को लड़ रहा है। कुछ हद तक पिछले 10 साल में इसको कंटेन कर पाया है, और पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उनको कंटेन करने में, और उसमें इज़राइल ने निश्चित तौर पर भारत की मदद की है। अब इसका इंटरनेशनल रेमिफिकेशन क्या हो सकता है, आर्थिक पक्ष क्या हो सकता है। आर्थिक पक्ष ये हो सकता है, भारत को जो डिप्लोमेटिक भाषा होती है कि इंडिया शुड नॉट बर्न इट्स ब्रिजेस विथ ईरान, मतलब वो आगे भविष्य के लिए उसको अपने इस तरह के संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए कि भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ने पर हो जाए। ये एक डिप्लोमेटिक भाषा है। लेकिन जो साफ तौर पर अभी नज़र आ रहा है कि इज़राइल किस तरह से हमेशा भारत के लिए उसके कठिन समय में खड़ा रहा है। अब इसमें सब जो अरबिक वर्ल्ड हैं वो भी लगातार किनारा किए हुए ईरान से। सऊदी अरब का पहले से ही ठीक संबंध नहीं था। टर्की भी किसी तरह से नहीं बात करता दिख रहा है। इजिप्ट भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो जो ये एक बड़ा वो रहता था कि इस्लामिक पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हो जाएगा इस पूरे मामले में, अभी अरबिक वर्ल्ड वो इकट्ठा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और उनको लग रहा है कि ईरान के इस डिसीज़न में वो अपने आप को मुसीबत में क्यों डालें। और हालांकि टर्की ने तो अभी यूएन में और चौंकाने वाला काम किया था जब उसने लगातार जो पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय वो बोलता रहा है, उसने इस बार जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में भारत को
जो बहुत बैलेंसिंग एक्ट में है, लेकिन टैसिटली समर्थन कर रहा है। और इस मामले को लेकर के, जैसा मैं कह रहा था कि भारत में एक बड़ा वर्ग है जो इज़राइल के समर्थन में, जो इज़राइल के साथ भारत के संबंध है उसको लेकर के बहुत असहज रहता है, और वो अदालत तक गए। अदालत में जा कर के उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि भारत उनको जो हथियार सप्लाई कर रहा है उसको रोका जाए। लेकिन इस मामले में अदालत ने कोई इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब ये तो निश्चित है कि ये मामला ईरान के अटैक के बाद रुकने वाला नहीं है, इसलिए कि इज़राइल ये कह रहे हैं कि वो इज़राइल के आईडीएफ का जो इज़राइली डिफेंस वो है फोर्स, उसका ये बयान आया है उनकी तरफ से कि वो अपने जो भी उनको सूटेबल लगेगा उस सूटेबिलिटी के हिसाब से वो इसको रिटेलिएट करेंगे। ईरान भी लगातार ये कह रहा है कि अगर उस पर आक्रमण हुआ तो उसको रिटेलिएट करेंगे। तो ये मामला यहाँ नहीं रुकने वाला है, ये मामला कहाँ तक जाएगा इस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत निश्चित तौर पर एक अपनी बात बहुत और अपना एक जो दृष्टिकोण है उसको बहुत क्लियरली ग्लोबल कम्युनिटी को न केवल बता रहा है बल्कि बता चुका है। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय पर हमारी नज़र रहेगी, फिर कुछ इस पर चर्चा के लायक होगा तो आपके समक्ष हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।